गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के पार्ट फर्स्ट में डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित रक्त और हमारा शरीर पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। आइए हम यह पाठ पढ़ते हैं। देखिए, रक्त और हमारा शरीर। रक्त का मतलब आप लोग जानते हैं। रक्त का मतलब है हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला खून, और हमारा शरीर, इनमें किस तरह का एक संबंध होता है, उसी संबंध को इस पाठ में बताया गया है। अनिल और उसकी छोटी बहन दिव्या तथा डॉक्टर दीदी के माध्यम से। इस कहानी के ये 3 पात्र हैं मुख्य रूप से। तो आइए देखते हैं हम इस पाठ को। देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। यानी दिव्या तो पहले से ही कमज़ोर दिखती है, लेकिन कुछ समय से वह थकी थकी सी दिखाई देती है। अर्थात कुछ भी कोई भी काम करती है तो थोड़े ही समय में वह थक जाती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई, अर्थात उसका मन भी किसी काम में नहीं लगता है और उसे भूख भी कम लगने लगी है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और जब इस तरह उसको कमज़ोरी महसूस होने लगी तो अनिल जो है वो अपनी छोटी बहन दिव्या को अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसे देख करके कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है, हम इसकी जांच कराकर देख लेते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। अब आप लोग भी अस्पताल गए होंगे तो जांच आदि का कमरा दूसरी तरफ होता है, तो यही सोच करके डॉक्टर ने भी उसकी रक्त जांच के लिए उसे समीप ही के दूसरे कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। और जब अनिल उस कमरे में अपनी बहन दिव्या को लेकर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ जो एक महिला डॉक्टर है उसे अनिल पहचानता था और उन्हें डॉक्टर दीदी कहकर बुलाता था। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। और डॉक्टर दीदी ने जब अनिल को देखा तो उससे पूछ पड़ी कि कहो अनिल, कैसे हो और यहाँ बताओ कैसे आए। अनिल ने बताया कि दीदी, डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। और अनिल ने अपने आने का कारण बताया कि दीदी, डॉक्टर ने हमारी छोटी बहन दिव्या को खून की जांच कराने के लिए आपके पास भेज दिया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी। अब देखिए बच्चों, यहाँ आप देख रहे होंगे, ये देखिए डॉक्टर दीदी जो है वो दिव्या का हाथ पकड़ रही हैं और उसमें से उसकी उंगली से कुछ बूंदें एक पिन चुभ होकर के निकालती हैं और उसे एक पतली सी स्लाइड होती है कांच की, तो उसी पर उस बूंद को रख दे देती हैं। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और उन्होंने अनिल से कहा, अनिल आज ये रिपोर्ट तुम्हें नहीं मिल पाएगी, तुम कल अस्पताल आना और इस रिपोर्ट को ले लेना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। दूसरे दिन जब अनिल अस्पताल पहुंचता है डॉक्टर दीदी के कमरे के पास, तो वह बाहर से ही दस्तक देता है, आवाज़ देता है। तो डॉक्टर दीदी भीतर से बोलती हैं, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा। और जब अनिल कमरे में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक स्लाइड की जांच कर रही थी, एक स्लाइड देख रही थी। मैं जिस स्लाइड पर जो एक पतली कांच की पट्टी होती है उस पर जो उन्होंने जिस तरह से दिव्या का खून लेकर के रक्त लेकर के लगाया था स्लाइड पर और शीशी में भी रख लिया था, तो स्लाइड पर भी एक बूंद लगाया था, तो स्लाइड को देख रहे थे उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। चूँकि दीदी स्लाइड देखने में व्यस्त थी, रक्त की जांच कर रही थी, इसलिए उन्होंने इशारे के माध्यम से ही अनिल से कुर्सी पर बैठने के लिए कह दिया। तो अनिल जो है वह कुर्सी पर बैठ जाता है। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली। और जब डॉक्टर दीदी ने उस स्लाइड की यानी रक्त की जांच कर ली तो उन्होंने साबुन से अपने हाथ धुले और तौलिए से पोंछ करके अनिल से कहा, अनिल, दिव्या को एनीमिया है।
कि हे अनिल, दिव्या को एनीमिया नामक रोग हो गया है, लेकिन चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि दिव्या कुछ दिन दवा खा लेगी, कर लेगी, तो वह ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोली, दीदी एक सवाल पूछूं? और डॉक्टर दीदी की इन बातों को सुनकर अनिल के मन में एक जिज्ञासा होती है कुछ जानने की रक्त के बारे में, और वह डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दीदी क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ तुम अवश्य पूछ सकते हो, पूछो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? अनिल जो है वो डॉक्टर दीदी से पूछता है कि हे दीदी, एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया से क्या मतलब है कि एनीमिया किसे कहते हैं, अर्थात ये कैसा रोग होता है, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनिल के इस तरह के प्रश्नों को सुन करके डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, तुम्हें एनीमिया के बारे में जानने से पहले रक्त के बारे में जानना होगा। और फिर वो बताने लगी, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, और कहती हैं कि हे अनिल, यह हमारा शरीर का जो रक्त है यह देखने में एक लाल द्रव के समान, अब द्रव आप जानते हैं लिक्विड, ठीक ना, द्रव के समान लिक्विड, रेड रंग का लिक्विड होता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। लेकिन जब हम इस रक्त को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो यह हमें भानुमति के पिटारे जैसा दिखता है। भानुमति का पिटारा होना एक मुहावरा है। भानुमति का पिटारा का मतलब होता है कि बहुत ढेर सारी चीज़ें, ठीक है ना। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग हुआ जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो दीदी, डॉक्टर दीदी के अनुसार रक्त के दो भाग होते हैं, एक तरल भाग होता है और एक कुछ कणों वाला भाग होता है। तो जो तरल भाग होता है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा भाग वह होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। उस कणों में कुछ कण लाल होते हैं और कुछ कण सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें बिंबाण या प्लेटलेट कण कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। और ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये जो सभी कण होते हैं, लाल कण, सफ़ेद कण अथवा बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण जो होते हैं, ये हमारे उस तरल रक्त में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया, और इतना बता करके डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड रखा और उस पर लेंस ले गई और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त का। और उन्होंने अनिल को बुलाकर कहा, अनिल देखो, इस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से रक्त में तुम्हें जो भी कण दिखाई दे रहे हैं इन्हें लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, और जब अनिल ने उस स्लाइड पर रखे रक्त को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा तो वह आश्चर्य से उछल पड़ा था, तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, और उसे यह जिज्ञासा हुई या प्रश्न उसके दिमाग में उठा कि अरे, एक बूंद रक्त में इतने कण विद्यमान होते हैं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इस बारे में कभी अनिल सोच भी नहीं सकता था कि रक्त की एक बूंद में इतने कण विद्यमान होते हैं। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लगा रहा है कि मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। और बच्चों, ये आप चित्र देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए, ये बालूशाही जैसा चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। और ये इसके दाएं बाएं जो लाल रक्त प्रवाहित हो रहा है ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा में ये बालूशाही जैसे जो फिगर बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं, यही लाल रक्त कण हैं। और इसी तरह की बालूशाही भी बनी होती है। आप लोगों ने बालूशाही एक मिठाई होती है, देखा होगा। ये बालूशाही के आकार के होते हैं, हमारे रक्त में पाए जाते हैं, ठीक है ना। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है, यानी हमारे रक्त में ये लाल रक्त कण जो होते हैं ये लाखों की संख्या में होते हैं।
और ये बालूशाही के आकार के होते हैं, अर्थात दोनों तरफ अवतल होते हैं और बीच में दबे। अवतल का मतलब उठे हुए और बीच में दबे होते हैं। ठीक इसी तरह बालूशाही भी होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। दीदी ने बताया कि यदि हम रक्त की 1 बूंद लेते हैं तो उसमें से हमें 40 से 55 लाख तक के लाल रक्त कण दिखाई देते हैं, मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त जो है लाल रंग का नज़र आता है और इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि इसी कारण से हमें रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो बच्चों, रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रक्त कणिकाओं के कारण। इस प्रश्न को याद रखिएगा। और एक प्रश्न और आप लोगों ने पढ़ा है कि खून को भानुमति का पिटारा भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें तमाम कण पाए जाते हैं। ठीक है। और कहता है कि ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, अर्थात ये लाल रक्त में पाए जाने वाले जो लाल, सफ़ेद और बिंबाणु, ये 3 प्रकार के जो कण हैं, ये निरंतर हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। और हमारे शरीर में जो कण पाए जाते हैं वह मेरे द्वारा ली गई सांस के माध्यम से ली गई ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और एक लाल रक्त कण जो होता है या सफ़ेद रक्त कण जो भी होता है, ये लगभग 4 महीने इनका जीवन काल होता है। जीवन अवधि इनकी 4 महीने की होती है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं और जब 4 महीने पूरे होने को होते हैं तो ये धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल और कुछ अगले दिन। यानी कुछ लाल कण धीरे धीरे करके उनकी संख्या जैसे 1000, 2000, 100 इस तरह हो सकती है कि इस तरह के लाल रक्त कण प्रतिदिन हमारे शरीर से नष्ट होते रहते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। लेकिन जब डॉक्टर दीदी ने इतना कहा तो डॉक्टर दीदी की बातों को सुनकर अनिल के मन में यह प्रश्न उठता है, दीदी तब तो इस तरह से ये धीरे धीरे खत्म हो जाते होंगे, अर्थात एक दिन ऐसा आता होगा कि हमारे शरीर से लाल रक्त कण जो है वो समाप्त हो जाते हैं। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। अनिल की इस तरह की बातों को सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगीं और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे रक्त से लाल कण समाप्त होते रहते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर में लाल रक्त कण बनते भी रहते हैं, इसलिए उनकी संख्या लगभग बराबर रहती है। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, अर्थात जो कण नष्ट हुए हैं, नए बने हुए कण उनके स्थान पर आ जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और हमारा रक्त जो है वो कहाँ बनता है? डॉक्टर दीदी देखिए कह रही हैं कि हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में, ना, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कण ऐसे होते हैं, कारखाने होते हैं, अर्थात इन कणों को बनाने के कारखाने जो होते हैं वो हमारे हड्डियों के बीच स्थित मज्जा में बनते हैं, इसीलिए उसको कारखाना कहा गया है। ये ठीक है ना, बनाते रहते हैं और इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जैसे हम देखते हैं कि किसी नए पदार्थ का निर्माण करने के लिए कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे हम देख लें कि एग्जाम्पल के लिए चीनी है, चीनी बनाने के लिए हमें कच्चे माल के रूप में गन्ने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। उसी प्रकार डॉक्टर दीदी कह रही हैं कि इन लाल रक्त कणों के निर्माण के लिए भी हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की अर्थात विटामिन की भी आवश्यकता होती है। क्या आप पौष्टिक आहार लेते हैं? डॉक्टर दीदी प्रश्न करती हैं इनसे कि हम जो पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी अगर हम प्रोटीन, लौह तत्व या विटामिन की बात करें तो ये सारे तत्व हमारे जो होते हैं वह हमें हरी सब्जी में, फल में, दूध में, अंडा में और मांस में
पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। ये आप देखिए यहाँ मिल्क है, दूध है, ये सब फल हैं, ठीक है ना, ये अंडा है और ये हमारी हरी सब्जी है। ठीक है बच्चों, तो इन पौष्टिक तत्वों को अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी लाल रक्त कणों, बिंबाण यानी प्लेटलेट और सफ़ेद कणों की कमी नहीं होती है। हमें पौष्टिक आहार के रूप में इन तत्वों का प्रयोग करते रहना चाहिए। अब फिर कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। और डॉक्टर दीदी बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार नहीं करता है तो एक समय ऐसा आता है कि उसके शरीर में रक्त कण का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब रक्त कणों का निर्माण नहीं हो पाता है तो उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया रोग कहा जाता है। जब हमारे शरीर में लाल रंग रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को एनीमिया रोग अपने आप हो जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। डॉक्टर दीदी की इन बातों को सुनकर के अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि दीदी, क्या अगर हम इस तरह से संतुलित आहार करते रहें, पौष्टिक आहार लें, तो हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। हाँ, यह काफ़ी हद तक तो सही है। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, यानी एनीमिया होने के कई कारण होते हैं, रक्त की कमी ही केवल नहीं होती है जैसे, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन डॉक्टर दीदी कह रहे हैं कि हमारे देश में जो एनीमिया जिन कारणों से होता है वह मात्र पौष्टिक तत्वों की कमी से ही होता है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कि लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं पेट में कीड़ों का होना भी एनीमिया का एक और कारण होता है। पेट में कीड़ों के होने के लिए ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि ये जो कीड़े होते हैं ये प्रदूषित जल और प्रदूषित खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, अर्थात हमें साफ सफाई के साथ ही भोजन करना चाहिए, और भोजन करने से पहले हमें अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये बच्चा जो है अच्छी तरह से साबुन के द्वारा भोजन करने से पहले हाथ धुल रहा है, और हमें हाथ को तौलिए से साफ भी करना चाहिए। यानी भोजन करने से पहले हमें अच्छे पानी से हाथ धुलना चाहिए और साफ़ पानी ही पीना चाहिए, क्योंकि प्रदूषित जल अगर होगा तो उससे भी हमारे पेट में कीड़े पड़ने की संभावना बन जाती है। ठीक है। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं, और डॉक्टर दीदी कहती है कि हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लार्वा का मतलब छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो हमारे पैर में चिपक जाते हैं, हाथ में चिपक जाते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो आंतों में अपना घर बना लेते हैं, ठीक है ना। और इन लार्वों से बचने का सबसे सरल उपाय है कि हमें शौच के लिए शौचालय का ही प्रयोग करें, हम इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, ठीक है ना। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। अनिल ने डॉक्टर दीदी की इन बातों को सुनकर कहा, डॉक्टर दीदी आपने यह बहुत अच्छी बात बताई है हमें। लेकिन वह इतना कहकर पल भर सोच में डूब गया, कुछ सोचने लगा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाण प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम है? तो दीदी थोड़ी देर सोचने के बाद अनिल कहता है, दीदी ये तो लाल कणों की बात हुई, आपने कहा था कि हमारे शरीर में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, तो बताइए ये दोनों हमारे शरीर के लिए क्या काम करते हैं? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनिल
सफ़ेद कण जो होते हैं वो हमारे लिए वीर सिपाही का कार्य करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। अर्थात जब हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है या हमारे शरीर पर कोई बाहरी रोग के कीटाणु आक्रमण करते हैं और हमारे शरीर को घायल करना चाहते हैं या रोग से ग्रसित करना चाहते हैं, तो ये जो हमारे रक्त में सफ़ेद कण पाए जाते हैं वो सफ़ेद कण जो होते हैं वीर सिपाही की तरह उन रोगाणुओं को रोकने का कार्य करते हैं, उनसे मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं बनाने देते हैं और वो रोग कारक कीटाणुओं को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात जो सफ़ेद कण हैं वो अनेकों रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो बिंबाणु होते हैं अर्थात प्लेटलेट होते हैं, जब हमें कहीं चोट लग जाती है और हमारे शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगता है तो वो बिंबाणु जो होते हैं वो हमारे रक्त को जमाने का कार्य करते हैं, जिससे हमारे शरीर से अधिक मात्रा में रक्त बहने नहीं पाता। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, क्योंकि हमारा जो रक्त है प्लाज्मा उसका जो तरल भाग है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है, जो कटे हुए स्थान पर मकड़ी के जाले के समान एक जाला बना देती है और बिंबाणु इस जाले से आकर के चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इसी तरह जो हमारी घाव है यानी हमारा शरीर जहाँ कटा होता है उस जाले के द्वारा वो कवर कर लिया जाता है और जिससे हमारे शरीर से रक्त निकलना बंद हो जाता है, अर्थात हमारे शरीर से रक्त प्रवाहित नहीं होता। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। डॉक्टर दीदी की इस तरह की बातों को सुनकर अनिल ने कहा कि लेकिन दीदी अगर घाव गहरा हो तब तो बहुत खून बहता रहता है, वो बंद नहीं होता। तो अनिल की इस तरह की बातों को सुनकर डॉक्टर दीदी कहती हैं कि हाँ, ऐसे समय उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। डॉक्टर दीदी कहती हैं हाँ, अगर घाव गहरी हो तो हमें उस व्यक्ति को तत्काल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन यदि डॉक्टर उस स्थान से अधिक दूर हो और हमारे शरीर से अधिक रक्त तब तक बह जाने की यदि उम्मीद हो तो हम उस कटे हुए स्थान को एक साफ कपड़े के द्वारा कसकर बांध देते हैं और जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर वहां टाँका लगाते हैं आवश्यकता अनुसार, क्योंकि जब हम कपड़ा बांधते हैं तो दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है। तो उस कटे हुए स्थान पर दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने से हमारे रक्त का बहाव कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। और यदि रक्त कम बहेगा शरीर से तो उस घायल व्यक्ति के लिए वह लाभदायक होता है, क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि चोट लगने से यदि हमारे शरीर से अधिक रक्त बह जाता है, खून अधिक बह जाता है, तो व्यक्ति की खून की कमी के कारण भी मृत्यु हो जाती है कभी कभी। तो वही डॉक्टर दीदी कहती हैं कि वह उसके लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, लेकिन अगर उससे शरीर से अधिक रक्त निकल जाता है तो हमें उस व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ती है। दीदी ने ऐसा अनिल को समझाते हुए बताया। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? जब डॉक्टर दीदी ने कहा कि हमें रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है तो अनिल डॉक्टर दीदी की बात को सुन करके फिर उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, प्रश्न हुआ और वो कहता है कि दीदी क्या हम किसी भी व्यक्ति के शरीर को के रक्त को अपने शरीर में चढ़ा सकते हैं? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अनिल की इस तरह की बातों को सुनकर डॉक्टर दीदी कहती हैं कि अनिल सबका रक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के कारण रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि रक्त के कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उनके आधार पर रक्त को 4 भागों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि ए
ग्रुप बी ग्रुप, ठीक है ना, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ठीक है ना, ओ ग्रुप। इस तरह के जो होते हैं वो ग्रुप रक्त के बटे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। और जिस ग्रुप का व्यक्ति घायल होता है उसे उसी व्यक्ति के ग्रुप के रक्त की आवश्यकता होती है। अर्थात ए ग्रुप को हम ए नेगेटिव को ए नेगेटिव ही रक्त देंगे, बी ग्रुप को बी ग्रुप ही देंगे, उससे दूसरा रक्त नहीं दे सकते, ठीक है ना। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। लेकिन अनिल कहता है कि लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब। अनिल ने पूछा, लेकिन जब डॉक्टर दीदी ने इस तरह की बातें कहीं कि हम सेम रक्त ग्रुप को ही उसको रक्त दे सकते हैं, तो अनिल ने पूछा कि यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति हमें तत्काल में ना मिले तब क्या करते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि इसी स्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ ब्लड बैंक बनाए गए हैं। ब्लड बैंक, ब्लड माने रक्त, बैंक माने जमा करना, यानी जहाँ पर रक्त इकट्ठा किया जाता है। आप लोग भी जानते होंगे कि ब्लड बैंक होता है, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो लोग जाते हैं, उस सब ग्रुप का रक्त वहाँ से ले आते हैं, ठीक है ना। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। लेकिन ब्लड बैंकों में भी रक्त की कमी न होने पाए। भाई किसी को ज़रूरत पड़ी तो गया वहाँ से रक्त ले आया, फिर ज़रूरत पड़ी रक्त ले आए, लेकिन अगर वहाँ रक्त रखा नहीं जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ रक्त की कमी पड़ जाएगी। इसीलिए दीदी कहती हैं कि इसके लिए आवश्यक होता है कि हम समय समय पर रक्तदान करें, जिससे हमारे ब्लड बैंक का जो रक्त है, रक्तों का जो भंडार है वो बना रहे। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। अनिल इतना बात सुन करके डॉक्टर दीदी से पूछता है कि क्या दीदी मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। दीदी ने कहा कि नहीं अनिल, अभी तुम्हारी अवस्था कम है, 18 वर्ष के या उससे अधिक के लोग ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है और एक व्यक्ति से रक्तदान के समय केवल 300 मिलीमीटर रक्त ही लिया जाता है। अर्थात उनके शरीर से केवल 300 मिलीमीटर रक्त ही निकाला जा सकता है। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन यह भ्रामक धारणा है, ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, क्योंकि 300 मिलीमीटर रक्त जो है वो हमारा शरीर अपने आप बहुत कम समय में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, और वैसे भी हमारे शरीर में, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। डॉक्टर दीदी कहती हैं कि यदि उस 5 लीटर में से हमने 300 मिलीलीटर दान दे दिया 5 लीटर से, जो दूसरे के जीवन बचाने का काम आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। डॉक्टर दीदी की इस तरह की बातों को सुनकर अनिल कहता है कि दीदी तब तो मैं बड़ा होने के बाद नियमित रूप से रक्तदान करता रहूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोंकते हुए कहा। और अनिल की इस तरह के संकल्प को देखकर डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी देते हुए उसकी पीठ को थपथपाया। ओके स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर के हम आपके समक्ष अगले पार्ट में उपस्थित होंगे। थैंक यू।